हाय एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 ग्रुप बी और ग्रुप सी सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। हम इसमें बात करेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की। जैसा कि आपको पता है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आपके जो है रिलेवेंट सब्जेक्ट में रखे गए हैं और इसमें विभिन्न तरीके के पद हैं जिसमें ये चीज़ पूछी जाएगी। इन्होंने सब टॉपिक नहीं रखे हैं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़नी है, लेकिन आपको अपने अनुसार चीज़ें पढ़नी है ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। जैसा कि मैंने आपको बताया गया था कि यूनिवर्सिटी के जो एक्ट होते हैं या कह लीजिए उसका जो अधिनियम पूरा बनाया गया है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। अगर आप पूरे यूनिवर्सिटी एक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी की अपना होता है। जैसे 2009 का देखेंगे तो मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी का अलग से है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2005 की है। तो आप उसको चाहे तो गूगल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको अवेलेबल है इंटरनेट पर। लेकिन मैं आपको क्या चीज़ें दे रही हूँ, केवल ऐसी उसमें से पॉइंट निकाल के जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वहाँ से प्रश्न वो भी। और पूरी पीडीएफ अगर आप बात करेंगे तो लगभग आपको 65 एवब है पूरे उसमें पेज पीडीएफ फॉर्म में है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें आज आपको क्या दिया जाएगा। देखिए, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित फैक्ट है उसमें आपको जो यूनिवर्सिटी है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी एक संगठन है, मतलब जिस तरीके से रूल्स वो उसके कार्य होते हैं उसका अपना पावर होता है, अपने वहाँ के अधिकारी होते हैं, प्राधिकारी होते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से वहाँ पे पद होते हैं और जो हाईएस्ट पद हैं उनके बारे में जानना, कितने पद कितनी बार में उनकी नियुक्ति होती है, कैसे क्वालिफिकेशन होते हैं। इन सब पे ऑलरेडी ये वीडियो प्रीवियस ईयर में अवेलेबल कराई गई थी, उसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से उम्मीद करते हैं आपने पढ़ा होगा। अगर वही सारी चीज़ें आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी एक्ट में आपको सभी चीज़ें मिलेंगी, पर आपको बहुत डीप में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी एक्ट से ही जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको खुद भी दे रही हूँ। आज की वीडियो में हम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ पॉइंट हैं जो कि यूनिवर्सिटी के पावर्स हैं, क्या उसको शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, इन सब से रिलेटेड चीज़ों पर बात करेंगे और उसको हम इसमें पढ़ेंगे। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ें उससे पहले आपको केवल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब भी सही से ही पता होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखते हैं जब आप कोई अलग अलग एग्ज़ाम देते हैं तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जगह पर आपको यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, ठीक है। और आप पढ़ते होंगे लोक प्रशासन भी पढ़ते हैं। तो सब अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सेम होता है, सेवा देना, मतलब किसी भी प्रकार की सेवा देना, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। जब आपका विज्ञापन आता है तो आप देखे होते हैं उसमें लिखा होता है कि सारी चीज़ें लिखने के बाद टर्म्स कंडीशन में लिख दिया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। मतलब बाद में फाइनल अगर कोई डिसीजन होता है या कोई बदलाव होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत वो सारी चीज़ें की जाएंगी। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन केवल एक इंसान या कोई एक व्यक्ति होता है? नहीं, कई पूरे संगठन होते हैं। जैसे हॉस्पिटल कोई है तो बहुत बड़े हॉस्पिटल का भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन ही कहलाता है। तो हर जगह के जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं सबके अलग अलग पावर होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं, सबके अलग स्टाफ होते हैं। तो हम चूँकि यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब तो वही हो रहा है जो कि आपके बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होगा। केवल 2-3 लोगों का समूह हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। इसको बड़े स्तर पे होते हैं, इसमें काफ़ी लोग वर्क करते हैं और किसी निश्चित उद्देश्य के लिए काम करते हैं। मतलब उनका फिक्स उद्देश्य होता है कि इससे क्या काम करना है और जो है आसानी से काम कैसे किया जा सके, ये सभी उद्देश्य होते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में हम चूँकि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और इन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन शब्द रखा है तो हमको एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ का जानना चाहिए, हमको सिर्फ यूनिवर्सिटी का जानना चाहिए। अदर जगह का आप जान के भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आइए उसी के तहत हम देखते हैं कुछ पॉइंट, उसको आप अच्छे से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करें कि आपका कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं हो रहा है, आपको चीज़ें समझनी है, क्योंकि आपको ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेगा, वहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो आप जब उसको फैक्ट को समझे रहेंगे तभी वहाँ पे कर पाएंगे। कुछ चीज़ें आपके कॉमन सेंस पर काम करेंगी कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रशासन की बात जो है अंग्रेजी से में इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह लैटिन भाषा के एड और जो है मिनिस्ट्री से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? सेवा देना, ठीक है। तो इससे बना हुआ है, आप इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपको ये दिया जा सकता है, ठीक। आगे देखेंगे। देखिए, प्रशासन का अर्थ उत्कृष्ट रीति से शासित अथवा अनुशासित। इसका अभिप्राय यह है कि
इस क्रिया से अनेक व्यक्तियों को विशिष्ट अनुशासन में रखते हुए उनसे एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कराया जाता है। अगर ये लंबा चौड़ा आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ इतना समझिए कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एक ऐसे रूल पे काम करता है कि जो कई पर्सन, मतलब जो भी आपकी पोस्ट होती है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें कुलपति होते हैं, कुलाधिपति होते हैं, फिर आपके जो है इसमें देखे होंगे आप संकाय अध्यक्ष होते हैं, डीन होते हैं, ये सभी लोग होते हैं, प्राचार्य होते हैं, आचार्य होते हैं और भी कर्मचारी होते हैं। उन सभी को मिलाकर जो हमारा बनेगा वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब केवल प्रशासन का मतलब ये नहीं कि केवल हेड टॉप के जो अधिकारी होंगे वही एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और सभी को मिलाकर एक सुनिश्चित किया जाता है कि किस उद्देश्य की पूर्ति करनी, मतलब एक टारगेट होता होगा ना हर एक चीज़ का। तो जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है उसका भी कुछ टारगेट है जिसके उद्देश्य होगा। जैसे अगर हम बात कर ले, आप कोई भी संस्थान हो, हमारे भारतीय संविधान में आपने पढ़ा होगा कि कहीं पर भी जाति लिंग से संबंधित कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये भी उद्देश्य है सभी यूनिवर्सिटीज़ का और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी। किसी भी बच्चे को जो है जाति लिंग के आधार पर भेदभाव करके उसे शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, सभी इक्वल है उसके लिए। तो ये सभी पावर हैं किसके, एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ये सभी आएंगे। तो जो आपने, जैसे मैंने आपको संविधान में चीज़ें बताई हैं कि संविधान में जैसे चीज़ें लिखी गई हैं वहाँ अनुच्छेद में डिवाइड किया गया है, उसी तरीके से जो यूनिवर्सिटी एक्ट है उसमें कई धाराएं हैं, धाराओं में इसको बांटा गया है। आपको फैक्ट याद नहीं रखने हैं कि धाराएं किस धारा में क्या है, लेकिन उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। खासतौर से ऐसे अभ्यर्थियों को तो ज़रूर पता होनी चाहिए जिसके रिलेवेंट सब्जेक्ट में केवल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन शब्द को रखा गया, यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक को रखा गया है। और में मतलब जो और पोस्ट है उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ कुछ और भी टॉपिक ऐड है। तो उनको अगर वो थोड़ा कम पढ़ेंगे तो भी काम इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको क्या है और भी ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पर। मतलब 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मान लो 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, बाकी अलग से आएंगे, लेकिन जिनके केवल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के आने हैं उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आप स्क्रीन पे एक पेज देख लीजिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 2005। इस तरीके से आप चाहें तो इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप मिल सकता है। कुछ अभ्यर्थी हैं इसमें जो कि उनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है, ये मानते भी हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि CBSE बोर्ड से शुरू से पढ़े हैं तो उनको हिंदी समझने में दिक्कत होती है, तो आप वहाँ से देख लेंगे अगर आप चाहें तो। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एक्ट 2005, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेट करेंगी। और एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग ये भी जान लीजिएगा कि ऐसा हो सकता है, मतलब 100% तो नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल जो दिया गया है, जैसे उसमें क्राइटेरिया डिवाइड किया गया है कि 4 पार्ट में डिवाइड है कि पहले में मान लो 20 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 15 हिंदी के हैं, फिर उसके सब्जेक्ट को डिवाइड 20 के हैं, फिर 30। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं परीक्षा में इतना ही प्रश्न आए, ऐसा पिछली बार भी हुआ था। जैसे आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया पढ़ तो लीजिए अच्छे से, पर ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि आए ही, तो आपको बाद में ये लगता है कि अरे हमने तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ी और चैनल के माध्यम से आपको इतनी चीज़ें दी गई, वहाँ से तो आया नहीं। तो इसमें गलती ना किसी की होती है, वो तो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले की है कि आपको कहाँ से कितने क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो वैसे जितना कहा जाए उतना उनको क्वेश्चन टच करना चाहिए, और नहीं करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी का है। पिछली बार ऐसा ही हुआ था, 30 क्वेश्चन रिलेवेंट सब्जेक्ट था लेकिन 30 पूछा ही नहीं गया था, ठीक। हो सकता है इस बार ऐसा हो, लेकिन हमें क्या करना है, जितनी चीज़ें दी गई हैं हमको अपने तरीके से पूरी तैयारी करके जानी है। आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया केवल मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको दूंगी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं विश्वविद्यालय के उद्देश्य क्या है, मतलब इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा, उसका उद्देश्य क्या है, तो समझिएगा। विश्वविद्यालय के उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जो वह ठीक समझे, शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना। विश्वविद्यालय के शिक्षण कार्यक्रमों में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, मूलभूत और व्यवहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समेकित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना और अध्यापन अध्ययन की प्रक्रियाओं, अंतः अनुशासित और विवृत अध्ययनों और अनुसंधान, लिंग संबंधी असमानताओं को दूर करने और अंकीय विभाजन में नई पद्धति की अभिवृद्धि के लिए समुचित उपाय करना और सामाजिक उन्नति, राष्ट्रीय प्रगति और मानव कल्याण के लिए ज्ञान का उपयोग करना और देश के विकास के लिए जनशक्ति को शिक्षित और प्रशिक्षित करना होंगे। तो
तो ये चीज़ें जो मैंने बताई, अब इसको समझ लीजिए क्या है। मैंने जैसा कि आपको शुरू में ही बताया कि जो विश्वविद्यालय है उसका उद्देश्य क्या है कि लिंग संबंधित असमानताएं हैं उसको दूर करना। मतलब अगर लिंग से भेदभाव नहीं करना है कि अगर किसी को मान लो कोई हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है या तो जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि मेल को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, फीमेल्स की कम होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं की जाएंगी। और जो है इसमें जो मतलब जो आपकी शिक्षा दी जाएगी, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट होंगे वहाँ पे, जितने भी फैकल्टीज़ कह सकते होंगे, वहाँ पर जो अध्ययन का कार्य होगा वो भी जो समेकित पाठ्यक्रम होंगे। समेकित पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि इसमें सभी लोगों को शामिल इसमें किया जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके की चीज़ों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है सामाजिक उन्नति, राष्ट्र की प्रगति और मानव कल्याण भी छुपा हुआ है। अगर अच्छे से सब कुछ ऑपरेट हो पाता है अगर विश्वविद्यालय की तरफ से, तो इसमें जनशक्ति की भागीदारी अच्छी होगी, देश का विकास अच्छा होगा, राष्ट्र की प्रगति होगी, मानव कल्याण होगा, यही सारी चीज़ें इसमें शामिल है। अब आपको जैसा मैंने बताया, आपका कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होने वाला है कि आपको लिखना पड़े। आपको इसी तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न सेट किए जाएंगे कि आपको 4 ऑप्शन में से एक सही करना होगा। तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय का क्या उद्देश्य नहीं है ऑप्शन में लिखेगा। जैसे पहला दे देगा राष्ट्र प्रगति, तो क्या ये विद्यालय का उद्देश्य है या नहीं, जब आप डेफिनेशन पढ़े होंगे तभी आप बता पाएंगे। दे देगा मानव कल्याण। दूसरा दे देगा कि लिंग संबंधी समानता को दूर करना। अब वहाँ लिख देगा समानता को दूर करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि असमानताओं को दूर करना है, समानता को क्यों दूर करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे कि आपको समझ के आंसर को करना पड़ेगा। तो एकदम अच्छे से पढ़ के उसको सही करिएगा, क्योंकि इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं कि आप कर ले अलग से प्रैक्टिस, ठीक है। कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम तक अगर हो सकेगा, टाइम मिलता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ आपको बना के दिए जाएँ ताकि आप उस पर भी प्रैक्टिस कर पाएँ। आइए आगे देखते हैं। विश्वविद्यालय की शक्तियों की अब हम बात करेंगे, मतलब विश्वविद्यालय को क्या पावर है उस पे, इससे संबंधित हम इसमें बात करने वाले हैं। देखिएगा, विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी। विद्या की ऐसी शाखाओं में, विद्या का मतलब होता है एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे, इसलिए चूंकि ये हिंदी में हम बता रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो विद्या की ऐसी शाखाओं में जो विश्वविद्यालय समय समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान के लिए और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए व्यवस्था करना। इतना अच्छा खासा ये डिफिनीशन देके डरना नहीं है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन भी कर दे रही हूँ इजी वे में, आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मतलब इसका ये है कि एजुकेशन की ऐसी शाखाएं मतलब जो भी होंगी, इसके आपने सुना होगा ना विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय भी होते हैं, तो उसमें समय समय पर क्या करना कि एक शिक्षण व्यवस्था को, अनुसंधान को नए तरीके से जो है व्यवस्थित करना और उसका प्रसार और व्यवस्था करना। मतलब जैसे उसके यूनिवर्सिटी ने कोई चीज़ सपोज करिए कि मेन हेड ऑफिस जो है वहाँ से कोई चीज़ हुई कि इम्प्लीमेंट करना है हर एक संगठन में, कि किस तरीके से बेहतर ढंग से प्रसार हो सके ज्ञान का, मतलब किस तरीके से एजुकेशन दी जाए बच्चों को, उस तरीके की व्यवस्था करना, ये शक्ति होती है विश्वविद्यालय की। फिर अगला पॉइंट हमारा है कि ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण पत्र देना और उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना तथा उचित और पर्याप्त कारण होने पर ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाण पत्रों, उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियों को वापस लेना। आप सुनते होंगे बहुत सारे लोगों की कहते हैं ना कि उनकी जो डिग्री वापस ले ली गई, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें अगर होती हैं, ऐसे कुछ शर्तें होती हैं विश्वविद्यालय चाहे तो, जैसे मान लीजिए उसने कभी वहाँ पे जो भी कभी कोर्स हुए, प्रमाण पत्र दिए गए या उपाधियाँ दे दी गई हैं, उसको वापस भी ले सकता है। ये भी शक्ति किसकी है, विश्वविद्यालय की शक्ति है। तो विश्वविद्यालय की शक्ति किसकी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ति है कि अगर कोई भी उससे संबंधित प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, अगर यूनिवर्सिटी ने जारी किया है तो उसके पास ऐसी शक्ति है कि कुछ ऐसे शर्तें होंगी जिसके अधीन रहते हुए यूनिवर्सिटी चाहे तो उसे वापस भी ले सकता है। ऐसा आप सुनते भी होंगे, कई बार ऐसा होता है।
आगे देखेंगे, परिनियमों द्वारा विहित रीति से सम्मानित उपाधियों या अन्य विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना। यहाँ पे जब सम्मान समारोह हुआ करता है तो कई प्रकार की उपाधियां दी जाती है, शिक्षकों को भी दी जाती हैं और वहाँ के अभ्यर्थियों को भी दी जाती हैं। तो विभिन्न प्रकार की कुछ रीति हैं जो कि हमेशा सुनते होंगे कि आप साल में एक बार ज़रूर से ऐसा होता है, समारोह जब होता है तो कई तरीके की उपाधियां दी जाती हैं। ये सब कौन देता है? ये सब एडमिनिस्ट्रेशन यानी विश्वविद्यालय की शक्ति है कि वो ये ऐसा करे। अगला हमारा है कि खुले अध्ययन कार्यक्रमों, प्रकार बाह्य अध्ययन, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उन्हें प्रारंभ करना। जैसे आप देखते होंगे, जैसे ये छुट्टियां जब चलती हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के कंपटीशन टाइप की चीज़ें चलाई जाती हैं। जैसे आप समर वेकेशन से समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है समर वेकेशन इसको नाम देंगे, किसी भी सीज़न में, विंटर में भी चीज़ें होती तो समर वेकेशन देना ठीक ना होगा। आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके की, जैसे फाइन आर्ट से संबंधित चलाया गया कि एक महीने में कोई भी उसमें प्रतियोगी छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो यूनिवर्सिटी का ही छात्र हो, बाहर से भी लोग आते हैं और वहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर वो विजेता होते हैं तो उनको भी पुरस्कृत किया जाता है। ये सभी चीज़ें होती हैं, खुले अध्ययन के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, इससे प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग के तौर पर भी जैसे कुछ जैसे 15 या 20 दिन की कुछ ट्रेनिंग खोल दी जाती है, कितने दिन तक ट्रेनिंग चलेगा, कैंडिडेट आके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वहाँ पर काम मतलब अपना सीख सकते हैं। ये सभी किसकी शक्तियाँ? यूनिवर्सिटी की शक्तियाँ होती हैं। विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित पीठ, प्राचार्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसी पीठ, प्राचार्य, आचार्य, उपाचार्य और प्राध्यापक और अन्य अध्यापन तथा शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना। जैसे वहाँ पे जो टीचर की आप सुनते हो ना, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीचर्स, जो भी चीज़ें होती शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दो होती। जैसे नॉन टीचिंग को क्या कहते हैं? गैर शैक्षणिक ही तो है, जिस पद के लिए आप जा रहे हैं। तो सभी तरीके की जो वैकेंसीज होती है उन सब पे नियुक्ति करना भी, इसका अधिकार भी किसको? एडमिनिस्ट्रेशन को है, यानी विश्वविद्यालय को। व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त शिक्षकों के रूप में प्रदान करना, मतलब वहाँ पे कुछ होते हैं टीचर जो कि एडहॉक बेसिस रखे जाते हैं तो पहले ही क्लियर होता है। आंशिक होते हैं, पूर्ण आंशिक होते हैं, पूर्ण कालिक होते हैं। इस तरीके की वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में आया करती है, तो वो अलग होता है। लेकिन मान्यता प्राप्त वो वहाँ के हैं कि नहीं, ये सभी चीज़ को देना ये विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन के कार्यरत व्यक्तियों को विद्यालय के शिक्षकों के रूप में घोषित करना। जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत हैं और आप विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, वहाँ पर भी आके काम करना चाहते हैं तो उसको घोषित करना, तो ये डिक्लेयर करना कि नहीं आप यहाँ के भी टीचर हैं। ये सभी जो शक्ति है वो विश्वविद्यालय की होती है। उसी प्रकार से अगले पॉइंट पे बात करें तो प्रशासनिक अनुसचिवी और अन्य पदों का सृजन करना, उन पर नियुक्तियां करना, ये सभी किसका कार्य होता है? सभी विश्वविद्यालय की शक्तियों पर आधारित है। सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अंतर्गत उनकी आचार संहिता भी है, अधिकथित करना। मतलब जितने प्रकार के वर्ग, प्रवर्ग से संबंधित कर्मचारियों की सेवा, जैसे आप लोग वहाँ जाएंगे, आपकी सेवाएं कितने साल तक रहेंगी, कितने एज तक लिमिट है, प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया है, बाकी शर्तें जो है, सैलरी क्या है, ये सब कुछ डिसाइड कौन करता है? विश्वविद्यालय। तो देखिए ये सब ऐसा कुछ नहीं है आप नया पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना होगा एग्जाम में कि आंसर हम कैसे कर रहे हैं और सही सही कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जो आपके ऑप्शन दिए जाते हैं वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। हो सकता है मैं भी अभी अगर आपको क्वेश्चन बना के दूँ तो उस लेवल पर सोच के ना बना पाऊँ। इसी वजह से कह रहे हैं कि आपको चीज़ें अच्छे से डीपली सोच के तभी करना है इस सेक्शन को अटेम्प्ट क्वेश्चन। देखेंगे विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर स्थित महाविद्यालयों या संस्थाओं को विश्वविद्यालय, महाविश्वविद्यालय, घटक संस्थान और घटक महाविद्यालय के रूप में अपने विशेषाधिकार में स्वीकार करना और उन सभी या उनमें से किन्हीं विशेषाधिकारों को ऐसी शक्तियों के अनुसार या शर्तों के अनुसार परिनियमों द्वारा विहित की जाए वापस लेना। मतलब मान लीजिए किसी भी संगठन महाविद्यालय को इन्होंने मान्यता दे दी है कि नहीं, आप सुनते होंगे ना कि इससे एफिलिएटेड है, इससे संबद्ध है वो कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज है। अगर कुछ नियम कानून अगर वो पालन ना करे अगला जो भी संगठक महाविद्यालय है, तो यूनिवर्सिटी को ये शक्ति है कि उसकी जो मान्यता है उसे वापस ले सकता है। कुछ शर्तें हैं, अगर वो फॉलो ना हुई तो।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज मान्यता दिया कल ऐसे ही ले लिया, कुछ नियम कानून है, उसी के तहत ये चीज़ें होंगी। इसी प्रकार से और भी बातें करें तो विश्वविद्यालय में और ऐसी संस्थाओं में जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित है या जिन्हें विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार दिया गया है प्रवेश के लिए, जिनके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति है, स्तर मान अवधारित करना। जैसे आप देखते होंगे अब तो CUET के थ्रू कुछ भर्तियां होने लगी हैं, मतलब डायरेक्ट आपके एंट्रेंस होते हैं फिर आपके एडमिशन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं CUET के थ्रू नहीं होते हैं। तो ये सारा डिसीजन किसका होता है? ये विश्वविद्यालय का होता है। डिसीजन मतलब कहें तो उनकी शक्ति है, ये पावर है उसको। फीसों और अन्य प्रभारों की मांग करना और उन्हें वापस करना, ये सभी विश्वविद्यालय के काम होंगे। विश्वविद्यालय के छात्रावासों को स्थापित करना, मान्यता देना और छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण करना, उनके स्वास्थ्य और साधारण कल्याण में संवर्धन के लिए व्यवस्था करना और ऐसी ही उद्देश्यों वाले घटक महाविद्यालयों और संगठक संस्थाओं को उनकी भर्ती किए गए विद्यार्थियों के संबंध में मार्गदर्शन देना। मतलब समय समय पर ये मार्गदर्शन भी दिए जाते हैं कि जो छात्रावास हैं यानी हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे किस तरीके का इन्वायरमेंट रखा जाए, किस तरीके से उनके जो भी छात्र छात्राएं वहाँ रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें की जाएँ। इन सभी का मार्गदर्शन यानी इंस्ट्रक्शन देना किसका कार्य होता है? विश्वविद्यालय का। उसके इतने ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कोई संगठन महाविद्यालय है जो कि एफिलिएटेड है विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो यूनिवर्सिटी के जो मेन हेड होंगे उनको इतनी फुर्सत तो ना होगी कि हर जगह जाए, लेकिन एक गाइडलाइन कह लीजिए या कुछ ऐसे मार्गदर्शन इंस्ट्रक्शन जारी किए जाते हैं जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं। तो इन सब का निर्धारण कौन करता है? विश्वविद्यालय की शक्ति के अंतर्गत आता है। तो आप कह सकते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है। ठीक, अब बात कर ले इसमें कुछ और चीज़ों की, तो जैसे छात्रवृत्ति होती है, पद और पुरस्कार जो संस्थित प्रदान करना, ये सभी कार्य किसका होता है? ये विश्वविद्यालय क्या होता है? केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए धन उधार लेना। जैसे मैंने बताया था कि जैसे बजट होता है उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी भी अपना एक साल का बजट पहले से बता देती है किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है। तो ये सब किससे आता है? केंद्र सरकार के द्वारा ही मिलेगा, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक या आनुषांगिक हो का सहयोग करना, ये सभी क्या होगा? सहायक होगा। ये यूनिवर्सिटी का सभी का काम है, मतलब विश्वविद्यालय की शक्ति है। देखिए, हो सकता है कि आप इसको अगर अपने से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बोरियत महसूस हो, ना समझ में आए, लेकिन अगर आप इस वीडियो को, मेरा मानना है कि अगर 1 से 2 बार सुनेंगे भी तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। इसको रटना नहीं है, बस समझ लीजिए कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आपको लिखना नहीं है, वहाँ पे इस तरीके से आपको प्रश्न आएंगे। अधिकारिता की बात करें तो इसमें जैसे हमने आपको बताया था कि कुछ अधिनियम है जिसके तहत है, तो देखेंगे नियत दिन से ही सभी संस्थाएं जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन यथा निगमित इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त है या उसके द्वारा चलाई जा रही हैं, विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त या उसके द्वारा चलाई जाएंगी और सब ऐसी शर्तों द्वारा शासित होंगी जो परिनियमन द्वारा विहित की जाएंगी। मतलब जो भी परिनियमन बनाए गए हैं एक्ट में, उसी के द्वारा विहित होंगी। ठीक है, अब हम इसमें कुछ चीज़ों पे और बात कर लें तो है आपके, जैसे हमने अभी तक जो भी बातें की हैं इसके शक्तियों के विषय में बात की थी कि क्या पावर है विश्वविद्यालय को, तो उस पर हमने चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे विश्वविद्यालय का सभी लिंग वर्गों या पंथों के व्यक्तियों के लिए खुला होना। ये चीज़ हम पहले भी बात कर चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पर फिर से मेंशन है। आइए इसको हम समझते हैं कि कौन कौन से हैं मापदंड जिसको जो है यूनिवर्सिटी की शक्तियों के अंतर्गत रखा गया। देखेंगे, विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों, स्त्रियों और पुरुषों के लिए, चाहे वे किसी भी जाति, पंथ, मूल, वंश या वर्ग के हों, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधि पूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश पाने या उनमें उपाधि प्राप्त करने या उनके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए किसी धार्मिक आस्था या मान्यता संबंधी मानदंड अपनाए या उन पर अधिरोपित करे। मतलब इसका कुल मिला के क्या कहना है कि कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो
चाहे वो किसी जाति, धर्म, मूल, वंश कहीं से भी हो, सबके लिए समान व्यवहार किया जाएगा। उसको शिक्षक के रूप में, अगर आप वहाँ पे शिक्षक के रूप में जाना चाहते हैं, कर्मचारी के रूप में जाना चाहते हैं, या तो छात्र छात्राओं के रूप में जाना चाहते हैं, तो सभी के लिए ये ओपन होगा। किसी के ऊपर अलग से कोई मानदंड जारी नहीं किया जाएगा, आरोपित नहीं किया जाएगा कि अगर आप इस मूल वंश से हैं तो आप वहाँ नहीं आ सकते या आप इस पद के लिए नहीं कर सकते। बस आप एलिजिबल हो, वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, किसी भी पद के लिए हो या तो किसी भी एजुकेशन के लिए, ठीक है। परंतु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय महिलाओं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त या समाज के कमजोर वर्गों और विशिष्टताएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी। तो यहाँ तक ही आज की टॉपिक को रखते हैं ताकि ज़्यादा ना हो और आपको समझ में आ जाए। तो इतनी चीज़ें रिवाइज़ करिएगा, 1 से 2 बार ध्यान से सुन लीजिएगा, दोबारा इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को भी एडमिनिस्ट्रेशन के प्लेलिस्ट में ही स्टोर कर दिया जा रहा है ताकि आपको सहूलियत हो कि आप आसानी से पूरी टॉपिक को वहाँ पर देख पाएँ, तो वहाँ से चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको समय से वीडियो मिलती रहेगी, कुछ कारणवश इधर बीच आपको वीडियो नहीं मिल पाई थी, पर आप अपने स्तर से पढ़ाई करते रहें। जैसा मैंने पहले से ही बता रखा है, किसी पर डिपेंड नहीं होना कि यहाँ से तो मिल ही रहा है, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, पढ़ना खुद से ही पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।